नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग का कार्यक्रम जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये सिंघू बॉर्डर से कर रहा हूं और सिंघू बॉर्डर में मैं एक ऊपर हाइट पे आया हूं ताकि आप पीछे का भी नज़ारा देख सकें कि कहां तक मेरी नज़र, अगर मैं पंजाब की तरफ देख रहा हूं तो जितनी दूर तक नज़र जा रही है, अभी जो मेरे बैक साइड पे है वो दिल्ली है और मेरे फ्रंट में पंजाब की तरफ यानी कि हरियाणा की तरफ ये पूरा चला जा रहा है। सारा का सारा बॉर्डर आप देखें और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ट्रॉली ट्रॉली ट्रॉली, बसेस, रिक्शास, तंबूस यही लगे हुए हैं। पूरा अगर आप पीछे की तरफ देखें, कितना भी लंबा आप देखते चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉली, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक। पवन, ये आप इन लोगों का भी देखिए, आप शूट करिए ज़रा, ये दिखाइए, ये देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं। सभी लोग अपना एक एक रैली, छोटा छोटा प्रोटेस्ट, कोई इधर से उधर को जा रहा है, कुछ लोग उधर से इधर को आ रहे हैं और ये सारा लेख ले आप देख लीजिए, सुबह से शाम तक यही काम चलता रहता है। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, ये सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि किसान का आंदोलन क्यों जारी है। किसान आंदोलन अपने लिए कर रहा है, किसान आंदोलन हमारे लिए कर रहा है। आप ये सोच सकते हैं, आप ये सकते हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहा है वो अपने लिए तो कर रहा है, बट हमारे लिए, आवाम के लिए क्यों कर रहा है। किसान इसलिए हमारे लिए आंदोलन कर रहा है, उसमें किसान भी शामिल है कि आप ये समझिए, जब भंडारण का बिल है, जी हाँ भंडारण यानी कि स्टोरेज जो पहले कभी एक मर्यादित थी, लिमिटेड थी, एक उसके ऊपर लिमिटेशंस थी कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इस कानून से भंडारण समाप्त कर दिया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति कितना भी सामान इकट्ठा कर सकता है। आप सोचें, जब जिन प्लेयर्स के पास में जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा वो भंडारण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर गेहूँ पैदा हुआ, गेहूँ पैदा होते ही सभी प्राइवेट प्लेयर्स ने भंडारण कर लिया, सारी फसलें स्टोरेज कर ली और मार्केट में गेहूं बिकने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्या होगा। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई यानी कि डिमांड अगर ज़्यादा होगी और सप्लाई शॉर्ट होगी तो अपने आप दाम बढ़ जाएंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी और जब दाम बढ़ जाएंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी तो ऐसी स्थिति में वो बिल, वो पैसे जो सामान के हैं वो हमें चुकाने पड़ेंगे। तो यही इस बिल को भी निरस्त करने के लिए किसान मांग कर रहे हैं और मुझे ये नहीं समझ पाता कि जनता इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पाती। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार ने ये जो बिल बनाया है क्या सोच के बनाया है, क्योंकि अगर भंडारण रहेगा, अगर भंडारण के पे छूट दे दी जाएगी तो वाकई में आप ये सोचिए, जो हम सुनते थे काला बाजारी काला बाजारी काला बाजारी काला बाजारी, फिर वापस लौट आएगी। मोदी सरकार काला बाजारी को वापस ला रही है, ऐसा हम समझ पा रहे हैं, किसान भी समझ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे, उनको भी छोटे से संदेश को, छोटी सी समझ लगाते हुए आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सभी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ किसान बिल के विरोध में वो चाह रहे हैं कि इस बिल को ख़त्म कर दिया जाए। आप कहा जा रहा है कि भाई जब सरकार कह रही कि हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं सर, और किसान कह रहे हैं कि जब लिखित में आप आश्वासन देने को तैयार हैं तो लिखित में क्यों आश्वासन देना, उसको आप बिल में ही क्यों नहीं शामिल कर देते हैं। और अगर बिल में शामिल नहीं कर रहे हैं तो इस बिल को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। जब इतने सारे, जब आप सुधार की बात कर रहे हैं, संशोधन की बात कर रहे हैं, जब इतने संशोधन करने हैं, इतना रिवीजन करना है तो इस बिल को क्रैश कर देना चाहिए और नया बिल नए सिरे से बनाया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि बहुत बड़े चैलेंजेस की बात है। आपने देखा था बहुत समय, अगर पुरानी बात चले जाए, जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरह से एक छोटे से आंदोलन ने पूरी की पूरी सरकार समाप्त कर दी थी, गिर गई थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री होती थी और जो नई भारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, उस सरकार का भी खात्मा हो गया था, उस सरकार को, विधानसभा को भंग करना पड़ा था। तो हमें क्या वाकई में सोचना चाहिए कि ये आंदोलन कितना बड़ा होता जा रहा है। हम यहाँ कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग आ रहे हैं, बट यहाँ हरियाणा के लोग आ रहे हैं। अगर हरियाणा के लोग आ रहे हैं, ये बाद में कुछ लोगों ने मानना शुरू किया, अभी भी कहा जाता है कि कुछ लोग ही हरियाणा के हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं, जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ का जो एक सिस्टम है, हरियाणा के लोग होते हैं वो हुक्का पीते हुए बैठ जाते हैं। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे जो लोग बैठे हुए, कई लोगों के अपने अपने ग्रुप्स बैठे हुए हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई जो हुक्का पी रहे हैं, हरियाणा से आए हुए हैं। कल एक सरदार जी ने आत्महत्या करी है यहाँ पे
और वो भी हरियाणा से थे। 64-65 साल की उम्र थी और उन्होंने जो अपना सुसाइड नोट भी छोड़ा है उसमें भी लिखा है कि ये जो कानून है ये जनता के विरोध में है, कानून के खिलाफ, आवाम के खिलाफ है और ऐसे कानून को निरस्त कर देना चाहिए। जो सरकार है ये संवेदनहीनता जो है इसके अंदर भर चुकी है, इसके अंदर कोई भी संवेदनशीलता नहीं रही है और ऐसी सरकार के खिलाफ मैं ये प्रोटेस्ट में अपनी जान दे रहा हूँ। अगर ऐसी नौबत आ चुकी है, ऐसी स्थितियाँ आ चुकी हैं तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि सरकार को छोटी छोटी बातें क्यों नहीं समझ में आ रही। जब किसान समझ सकता है इन बातों को, किसान समझ सकता है तो आवाम भी समझ रही है। कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिनको इसमें राजनीति दिखती है, गिने चुने लोग हैं। बट अगर आप आए यहाँ पे आंदोलन में और देखेंगे आपको कहीं भी किसी भी, ना कांग्रेस का कोई कैंप दिखेगा, ना आम आदमी का पार्टी का दिखेगा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। और कहीं कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लंगर चल रहे हैं। हाँ, आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी, हर कदम पे एक लंगर मिलेगा, हर कदम पे एक लंगर मिलेगा और राशन कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो लोग तो बादाम खा रहे हैं, वो लोग काजू खा रहे हैं, तो जो बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, वो भी हमारे और आप जैसे लोग जिनको लगता है कि उस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते और जो कंट्रीब्यूट कर सकते वो अपना सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप आज हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि इतना जो लंगर का खाने का सामान आ रहा, कहाँ से आ रहा, फंड कहाँ से आ रहा है, कहते हैं जब कोरोना आया था, कोरोना चल रहा था, हमने लंगर लगाए थे, तब आपने किसी ने नहीं पूछा कि ये फंड कहाँ से आ रहा है। जब भूचाल आता है, भूकंप आता है, कहीं पे कहीं आपदा आती है, जब हम लंगर लगाते हैं तब आप नहीं पूछते हैं कि ये फंड कहाँ से आता है। आज जब ये लंगर हमारे लिए लग रहा है, सिक्कों के लिए लग रहा है, सिक्ख लगाते हैं, सिक्कों के लिए लग रहा है, तब आप हम पे सवाल उठा रहे हैं कि ये फंड कहाँ से आ रहा है। आपकी सोच गलत है, आप अपनी सोच को सुधारिए, ऐसा कहा जा रहा है। और मुझे वाकई में लगता है, मैं इन किसानों के साथ में हूँ, मैं इन किसानों के समर्थन में हूँ और जो इनकी मांग है काफ़ी हद तक जायज़ है। कुछ चीज़ें भ्रमित भी करने की बात करी गई, जैसे कहा गया कि भाई पराली में अगर पराली जलाते हैं तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, जो कि ऐसा कानूनन कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जब चीज़ें चलती हैं, नैरेटिव्स शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी आ जाती हैं। और सरकार बार बार कह रही है कि विपक्ष किसानों को कंफ्यूज कर रहा है। तो मैं सरकार से बात करना चाहता हूं, सरकार से सवाल उठाना चाहता हूं कि आप प्रचंड बहुमत में हैं और आप इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। जरा से मुट्ठी भर लोग आप कह रहे हैं कि उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कमजोरी आप में है और विपक्ष ताकतवर है। आप इतनी ताकतवर सरकार होते हुए भी यदि आप किसानों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो कमी आप में है, किसानों में नहीं है। अभी जब मैं ये शूट कर रहा था तो भाई साहब भी मुझे देख के ऊपर आ गए हैं, तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये यहाँ कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हैं? देखिए, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, टीचर हूँ, कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, लोकेश कुमार मेरा नाम है। मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो लोग इस गलतफहमी में बैठे हैं कि ये किसानों की, सिर्फ किसानों की लड़ाई है, उनकी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। नहीं तो ये किसानों का आंदोलन है तो एक शिक्षक का क्या काम? देखिए, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सारी पीढ़ी का आंदोलन है, सबका आंदोलन, हर निवासी का आंदोलन है। इतिहास गवाह है, इस कालाबाजारी की वजह से सरकारें गिरती रही हैं। कितनी सरकारें गिर चुकी हैं इस कालाबाजारी की वजह से। प्याज का, आलू का और ये सब जब होर्डिंग हो गई थी तो भंडारण हो गया था, वो गैर कानूनी था उस टाइम पे सरकारें गिरा दी गई। इसको आप कानून बना करके लीगल बना चाहते हो, यानी कि पूरे कालाबाजारी की आप लीगली आज़ादी देना चाहते हो, तो उसके बाद इफेक्ट किसको पड़ेगा? वो हर निवासी को इफेक्ट पड़ेगा, उपभोक्ता को इफेक्ट पड़ेगा। और उपभोक्ता मैं भी हूँ और आप भी हैं, देश का हर निवासी उपभोक्ता है। तो एक मतलब मेरे को जो समझ में आता है कि ये जो भंडारण की क्षमता खत्म करके सीधा इस कानूनी कालाबाजारी आप बनाना चाहते हैं। ये लोकेश कुमार जी ने एक बात जो एंगल दिया है कि ये जो काला बाजारी का जो कानून ख़त्म करके, भंडारण का कानून ख़त्म करके काला बाजारी को लीगल कर देना चाहते हैं। ये भी वाकई में समझने वाली बातें हैं कि जो भंडारण का कानून ख़त्म क्यों किया गया, इससे क्या फ़ायदा है, क्यों नहीं सरकार के प्रवक्ता, सरकार के मंत्री इतने सारे बैठे हुए, क्यों नहीं उसके ऊपर आके बताते हैं कि भाई भंडारण को ख़त्म करने का और उससे फ़ायदा जनता को, किसानों को क्या होने वाला है, ये कभी नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया गया ये भी समझते हैं। क्यों नहीं आपको लगता है कि सरकार बता रही कि इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, सरकारों का ये जो पार्टी तंत्र है, चाहे ये सरकार रही हो, चाहे एक्स सरकार हो, वाई सरकार हो, कुछ हो, ये सब पार्टी तंत्र है। एक गैंग ऐसे इकट्ठा होता है जिसे अपना ही सिर्फ दल दिखता है और दल का जो पीछे से जो फंडिंग होती है, वो सीधी सी बात है, छोटा निवासी तो देगा नहीं। तो फंडिंग के दबाव में सारी सरकारें काम कर रही होती हैं और इस तरह से पार्टी तंत्र इतना ज़्यादा हॉबी हो चुका है कि लोगों को सिर्फ अपनी, हर आदमी पार्टी से बंधा हुआ है, उसको सही गलत तर्कपूर्ण शक्ति तो खत्म हो चुकी है। बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, अरे बेवकूफ़ों आकर के देखो, मेरे इधर देखता हूँ तो 3-4 किलोमीटर इधर है
और कम से कम 3-4 किलोमीटर इधर, जब 8 किलोमीटर में यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो समझ सकते हैं ये कितना आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है। ऐसे आंदोलन रोज नहीं होते। और जो बेवकूफ़ लोग घर पे बैठे हुए वहीं से बकवास कर रहे हैं, वो कहें यहाँ आकर के देखें, यहाँ की स्थिति आकर के देखें, उनको पता चलेगा कि आंदोलन क्यों हो रहा है। कोई घर से इस ठंड में बैठने के लिए पागल नहीं हो गया कि जो आकर के बैठे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि 3-4 किलोमीटर तो हमें दिख रहा है यहाँ से, ये तकरीबन 12 किलोमीटर है, क्योंकि ये सोनीपत के आगे, सोनीपत का जो बॉर्डर है वहाँ तक जो है चल रहा है, राई तक का। तो ये सारा का सारा ऐसे ही चल रहा है। और वाकई जो आप कह रहे हैं कि भाई लोग ठंड में पागल नहीं है जो यहाँ बैठेंगे। हम अपने कमरे में छतों के नीचे बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे खुले आसमान के नीचे, ये कितनी जो इनके ये जो क्या बोलते हैं कवर हैं, जो कैनवास हैं, तिरपाल हैं जिनको कहते हैं, कितनी ठंड रोक लेते होंगे। बल्कि देखिए, बात ये कि हौसला देखिए कि वो लड़ने को तैयार हैं। और हम लोग अगर ये गलतफहमी में बैठे रहे अपने घरों में कि नहीं जी किसानों की लड़ाई है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। जी, हमें अपने घरों में बैठ के सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि किसानों की लड़ाई है, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में कमेंट भी लिखते हैं कि भाई अन्नदाता माई फुट, यानी कि अन्नदाता को हम अन्नदाता नहीं मानते हैं, हम पैसा देते हैं और वो हमें अन्न देते हैं। मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर को तो कहते हैं ना भगवान है, भगवान का रूप है हमारे लिए, क्योंकि उसने आपकी जान बचाई। तो डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए पैसा लेता है, तो फिर आप उसको भगवान क्यों मान रहे हैं? अगर किसान अन्न उगाना बंद कर देगा, मान लीजिए, तो फिर क्या होगा? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि तब उस समय फेसबुक नहीं थी, तब आप पैदा नहीं हुए थे, आपका जन्म नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपने पेरेंट्स से सुना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश के सामने एक रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हमारा पूरा देश अगर हफ्ते में, सप्ताह में 1 दिन का उपवास करता है तो हमारे यहाँ पे इतना अन्न बच जाएगा कि हमें विदेशों से मंगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी थी। जी हाँ, तब 1 दिन का उपवास चला था और उस समय ही लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो सब तर्क संगत हैं, हमें समझना चाहिए। हम नए उसमें, मैंने एक जगह देखा था, यहाँ पे किसी ने लिखा था कि आप कितने भी मर्जी आधुनिक हो जाइए, कितने मर्जी डिजिटल हो जाइए, लेकिन जो रोटी है वो गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, वो किसानों के खेत से ही अपलोड होगी। तो आप इस चीज़ को समझिए। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं अन्नदाता नहीं है, बेचता है। देखिए, मैं शिक्षक के नाते अगर मैं कहूँ तो जब लोग शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षक हूँ, पैसे मैं भी लेता हूँ। देखिए, जो आदमी पैसे दे रहा है, फीस दे रहा है, वो अपने बच्चों की खातिर दे रहा है, और जो मैं फीस ले रहा हूँ वो अपने बच्चों को पालने के लिए कह रहा हूँ। शिक्षक का जो कीमत है ना, कोई स्टूडेंट कभी उसे उतार नहीं पाता है। इसी तरह किसान अगर पैसा ले रहा है तो अपने बच्चों के पालने के लिए ले रहा है। किसान का एहसान तो हम जिंदगी भर उतार नहीं पाएंगे। हम अगर उससे अनाज खरीद रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं, वो आपसे पैसे ले रहा है तो अपने बच्चों की जरूरत ले कह रहा है। लेकिन जो उसने अनाज उगाकर हम पे एहसान किया है, उसको हम जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे। जो लोग बोलते हैं कि अन्नदाता नहीं है, वो तो बेच रहा है, उन लोगों की गलतफहमी कह दूँ तो ऐसे तो शिक्षक होने के आते मैं भी शिक्षा को बेच रहा हूँ। तो मैं जो पैसे लेता हूँ अपने बच्चों के लिए लेता हूँ, शिक्षा के लिए नहीं लेता हूँ, और किसी की औकात नहीं कि मेरी शिक्षा के बदले मुझे पैसे दे सके। बिल्कुल ठीक बात है कि हर व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए उसको कहीं ना कहीं से तो रोटी के लिए पैसे जुगाड़ने होंगे, करने होंगे, और वो हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है। लेकिन हर व्यक्ति का प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन को हम बड़ा सम्माननीय प्रोफेशन बताते हैं, तो उसमें चाहे सेना के जवान हों, चाहे डॉक्टर्स हों, इन लोगों के प्रोफेशंस को हम लोग हमेशा इज्जत देते आए हैं, और कारण भी यही है कि इज्जत के पात्र हैं, और हमारे समाज को बनाने वाले भी यही हैं। शिक्षकों को हम कहते हैं, आपने मेरे कार्यक्रमों में सुना है कि शिक्षक जो है भविष्य का रचयिता है, भविष्य का निर्माता है। तो शिक्षक भी भविष्य का निर्माण करता है, और ज़रूरी नहीं अगर शिक्षक चाहे, और बहुत सारे ऐसे भी इस लोगों ने जब शिक्षक को अपना प्रोफेशन बनाया है तो वहाँ पे स्थितियाँ देख लीजिए क्या से क्या होती जा रही हैं। धन्यवाद, नमस्ते।